जम्मू कश्मीर में ये तक कहा जाने लगा 1947 में कि राजा हरी सिंह हिंदू है, इसीलिए हम पर जुल्म कर रहा है। और कश्मीर में जो प्रोटेस्ट टैक्स के लिए शुरू हुआ था, जब इनके पास हथियार आए तो इन्होंने बच्चे बूढ़े औरतों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बंदूक की नोक पर सर के बीचों बीच गोली मारी। 7 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडियन आर्मी नहीं जाती तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का होता। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, अंग्रेज़ों ने जो प्रिंसली स्टेट बना रखे थे जिन पर वो रूल करते थे इनडायरेक्टली, तो उनको अंग्रेज़ों ने ना ऑप्शंस दिए कि तुम इंडिया के साथ जाना चाहो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहो। तो कुछ प्रिंसली स्टेट ने तो कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और कुछ ने कहा कि हम भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर एक राज्य था और ये बहुत बड़ा राज्य था, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। तो जम्मू कश्मीर को भी यही ऑप्शन मिला, पर वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, वहाँ के जो प्रिंस थे महाराजा हरी सिंह, उन्होंने तय किया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा और एक इंडिपेंडेंट राज्य चलाऊँगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1947 में उनको एक इंडिपेंडेंट देश जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य मिल गया। कश्मीर का मैप समझ लीजिए कैसे कश्मीर, और कश्मीर कितना बड़ा था और वहाँ की जनसंख्या क्या थी। 1947 में कश्मीर की घाटी, वहाँ की जो जनसंख्या थी 97% मुस्लिम थी और 3% माइनॉरिटी थे, जिसमें हिंदू कश्मीरी पंडित भी थे। देखिए, जम्मू कश्मीर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा जो कि उस टाइम पे था। एक पार्ट जो कि एक बहुसंख्यक जम्मू कश्मीर का जो हिमाचल प्रदेश की साइड था, जिसका नाम आज के टाइम में लद्दाख है, वो हिमाचल की तरफ अपना लगाव रखते थे। कि दूसरी साइड जो कि वेस्ट साइड थी जम्मू कश्मीर की, उनका लगाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था। जब जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट बन जाता है तो उसके बाद राजा हरी सिंह क्या करते हैं कि सन 1947 में किसानों के ऊपर सज़ा के तौर पर ये टैक्स लगा देते हैं, जो कि वहाँ के लोगों को बड़ी नागवार गुजरती है। आदिवासी समुदाय जो कि किसान होता है वो भड़क उठता है और प्रोटेस्ट शुरू कर देता है महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके जम्मू और कश्मीर में फैलने लगता है। देखिए, 21 अक्टूबर 1947 को होता क्या है, कई हज़ार पश्तून जो कि किसान थे वो राजा हरी सिंह के खिलाफ आंदोलन और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और इन प्रोटेस्ट का जो मेन लीडर होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स, जो कि इस प्रोटेस्ट को और बढ़ा चढ़ा के और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में और मदद मिलती है, और इन्हें पाकिस्तान सेना का फुल समर्थन होता है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि महाराजा हरी सिंह के खिलाफ ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और महाराजा हरी सिंह को उनकी गद्दी पर से हटाने की बात होने लगती है। अब जबकि 97% मुस्लिम वहाँ मेजॉरिटी में थी, तो वो ये देखती है कि ये तो एक हिंदू राजा है और हम पे ये जुल्म कर रहा है, और इसी बात का पाकिस्तान सेना पूरा फ़ायदा उठाती है और सैन्य मदद, अपने आधुनिक हथियार वगैरह वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराती है, जो कि ये आंदोलन और भी ज़्यादा खूनी हो जाता है। हर तरफ मारपीट होती है, दंगे कराए जाते हैं। देखते ही देखते ये आंदोलन 2 या 3 दिन के अंदर आधा कश्मीर ले चुका होता है। यानी कि मैं कुछ ज़िलों की बात करूं, जो ये आंदोलनकारी थे, इन्होंने मुजफ्फराबाद, बारामूला के कई जगहों पर और ज़िलों पर कब्ज़ा कर लिया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं और इस पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं। रोज़ कश्मीर को अपने हाथ से निकलता हुआ देख रहे थे बहुत तेज़ी से। इसमें कोई फ़ैसला लेने का और मीटिंग करने का भी वक्त नहीं था कि क्या किया जाए, ना सोचने समझने का कोई टाइम बचा था। वो जल्दी से अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं और भारत की तरफ रवाना होते हैं और भारत से सेना की मदद लेने का फ़ैसला करते हैं। राजा हरी सिंह भारत पहुंचते हैं और नेहरू जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मुझे सेना की मदद चाहिए, जम्मू कश्मीर रोज़ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और पाकिस्तान घुसता जा रहा है। तो इस टाइम पे नेहरू जी होते हैं। नेहरू जी राजा हरी सिंह को कहते हैं आप बैठिए, और वो यूँ कहते हैं कि हम सेना की मदद दे तो देंगे पर उसके बदले हमारी कुछ शर्तें हैं। राजा हरी सिंह वो शर्तें भी मान लेते हैं। वो शर्तें होती क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ।
भारत क्या सबसे पहले करता है कि उनके विदेश मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के विदेश मंत्रालय और सैन्य बल दोनों ही इंडिया से रहेंगे और लाइफ टाइम। तो ये चीज़ मनवाने को भारत उस टाइम पे राज़ी हो जाता है, क्योंकि महाराजा हरी सिंह पे कोई और ऑप्शन था नहीं। और महाराजा हरी सिंह भी इस ट्रीटी पर साइन कर देते हैं कि भारत हमेशा जम्मू कश्मीर में अपनी सेना रखेगा और विदेश मंत्रालय जितने भी होंगे जम्मू कश्मीर के, वो सारे इंडिया के अंडर रहेंगे। बल्कि राजा तुम ही रहोगे, झंडा भी तुम्हारा रहेगा, संविधान भी तुम्हारा रहेगा, लेकिन उस संविधान को इंडिया चलाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली टोटली इंडिया कंट्रोल करेगा जम्मू कश्मीर को। तो राजा हरी सिंह इस बात को मान लेते हैं और उस ट्रीटी पर साइन कर देते हैं। इसी वक्त नेहरू जी एक फ़ैसला लेते हैं और इंडिया की सेना रवाना होती है जम्मू कश्मीर के लिए। इंडियन आर्मी अपनी सेना लेके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर राजधानी में पहुंच जाती है। और अब जैसे जैसे श्रीनगर से रेस्क्यू करना शुरू किया जाता है और जैसे जैसे भारतीय सेना आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमलावर पीछे होने लगते हैं। और जो कि पाकिस्तान पहले आम लोगों के कंधों पर रख के बंदूक चला रहा था, अब वो भी खुलकर उतरकर भारतीय सेना के साथ लड़ने आ जाता है। पर इसमें होता क्या है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का और वहाँ के लोगों का पाकिस्तान आर्मी और वो जो हमलावर थे वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। तो इसलिए इंडियन आर्मी को एक जगह रुकना पड़ता है और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे थे। इंडियन आर्मी काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में घुस चुकी थी। पाक आर्मी ने बहुत ज़्यादा ही काट मार मचा दी थी जम्मू कश्मीर में। इसीलिए अमेरिका बीच में घुसता है और वो इस जंग को रुकवा देता है और कहता है जो जहाँ है वहीं रुक जाओ। और जो पाक आर्मी ने हिस्से कब्ज़े में ले लिए थे गैर कानूनी तरीके से, वो आज तक आज़ाद कश्मीर उसे वो बुलाता है। 60% से ज़्यादा इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, जो आज का जम्मू कश्मीर है जो आप जाते हैं।